नमस्कार। कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान के ज्ञान दूत 2 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। हम अध्ययन करेंगे राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौता सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सत्रहवीं व 18वीं शताब्दियों में राजनीतिक दार्शनिकों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रचलित किया और राज्य का निर्माण उसके सदस्यों की इच्छा पर बताया। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य एक ईश्वरीय रचना नहीं है, वह एक मानव निर्मित संस्था है। वह प्राकृतिक नहीं कृत्रिम है, जो मनुष्यों के बीच हुए समझौते का परिणाम है। इससे पहले राज्य की उत्पत्ति का देवी उत्पत्ति डिवाइन थ्योरी प्रचलित था, जिसके अनुसार राज्य और राजा को ईश्वर ने बनाया है। अगर राजा और राज्य को ईश्वर बनाता है तो व्यक्ति उसकी बात का विरोध नहीं कर सकता। इस सिद्धांत के विरोध में यह सामाजिक सिद्धांत समझौता सिद्धांत प्रचलित हुआ। विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान में राज्य शब्द देश के लिए प्रयुक्त होता है। जहां जहां राज्य शब्द है उसको देश समझ सकते हैं। महाभारत के शांति पर्व में इस सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। राज्य विहीन अवस्था में, जब राज्य नहीं था, उस अवस्था में परेशान होकर जनता ब्रह्मा से राजा नियुक्त करने की मांग की, तो भगवान ने ब्रह्मा ने मनु को राजा नियुक्त किया। मनु को पहला राजा माना जाता है। मनु से मनुष्य शब्द बना और जनता ने यह वचन दिया कि वो राजा को कुछ पारिश्रमिक देगी, टैक्स देगी, और राजा का कर्तव्य होगा शांति व्यवस्था बनाए रखना। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन किया है और उन्होंने कहा कि राज्य की उत्पत्ति इस राज्य से पहले मत्स्य न्याय की स्थिति थी। मत्स्य न्याय यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट सिद्धांत था। रिपब्लिक यानी प्लेटो के ग्रंथ में जो सोफिस्ट ग्लाकन है, उसने भी इसका वर्णन किया है। यूगोग्रोसियस ने ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस में भी इसका वर्णन किया है। मध्यकाल में थॉमस एक्विनास ने इसकी पुष्टि की थी। इसे वैज्ञानिक ढंग से 3 विचारकों, ब्रिटेन के थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक व फ्रेंच विचारक रूसो ने इसको प्रस्तुत किया। हम मुख्य रूप से 3 विचारकों के अध्ययन करेंगे: थॉमस हॉब्स, लॉक, जॉन लॉक व रूसो। थॉमस हॉब्स। विद्यार्थियों, हम किसी भी विचारक के विचार जानने से पहले उसके जीवन का अध्ययन करते हैं, जीवन परिचय बताते हैं। जीवन परिचय इसलिए होता है क्योंकि व्यक्ति जिस परिस्थितियों में रहता है, जहां रहता है, उसका उसके विचारों पर प्रभाव पड़ता है। जहां शिक्षा प्राप्त करता है, जहां रहता है, जहां दोस्त होते हैं, उसका उसके विचारों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे थॉमस हॉब्स का जन्म ब्रिटेन में हुआ, उसका जन्म अगर भारत में होता, राजस्थान में होता, तो उनके विचार कुछ अलग तरीके के हो सकते थे। ये हम देखेंगे कि कहाँ उसका जन्म और किस तरह शिक्षा रही उसकी। जन्म 1588 में ब्रिटेन में हुआ। इंग्लैंड शब्द प्रचलित है, हालांकि इंग्लैंड ब्रिटेन का एक राज्य है। जब इनका जन्म हुआ तो इंग्लैंड का आर्मेडा के साथ युद्ध हो रहा था। ऐसे समय में, युद्ध के समय में, चूंकि अशांति का वातावरण था, हॉब्स बचपन से ही डरपोक प्रवृत्ति का था। हॉब्स ने लिखा कि मेरी माँ ने मुझे व भाई को एक साथ जन्म दिया। इनके पिता पादरी थे चर्च में। हॉब्स की शिक्षा ऑक्सफोर्ड से हुई, बीए की उन्होंने वहां से। हॉब्स गृह युद्ध के कारण
जब ब्रिटेन में अशांति के वातावरण था उसके कारण फ्रांस चला गया। वहाँ उसने जो चार्ल्स सेकंड ब्रिटेन के सम्राट बाद में बने, उनको गणित की शिक्षा भी दी। और जब चार्ल्स सेकंड 1660 में ब्रिटेन का सम्राट बना तब हॉब्स वापिस आ गया था। जब हॉब्स फ्रांस में था तो उन्होंने वहां देखा कि एक बहुत ही शक्तिशाली व निरंकुश राजा का शासन था। हॉब्स ने भी सोचा कि शांति स्थापना के लिए एक शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है। शक्तिशाली राजा ही शांति व्यवस्था स्थापित कर सकता है। इस संबंध में उसने जो प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, जहां पिक्चर देख सकते हैं आप इसकी स्क्रीन पर, लेवियाथन 1651 में इसमें विचार प्रकट किए। इसमें फोटो में देख सकते हैं विद्यार्थियों के, लेवियाथन मानी शक्तिशाली राजा का चित्र एक दे रखा है। इसके एक हाथ में तलवार है। तलवार जो प्रतीक है वो शक्ति का है। इस राजा के शब्द ही कानून है। एक तरफ पहाड़ दिख रहा है, नीचे नगर दिख रहा है। नगर के ऊपर इस विशाल लेवियाथन का एक फोटो लगा हुआ है। पहला प्रश्न उसके ऊपर छपा हुआ है, लेवियाथन लिखा हुआ है इसके अंदर। ये इसका लेवियाथन प्रसिद्ध ग्रंथ है। हॉब्स के ऊपर गैलीलियो की नवीन भौतिक विज्ञान व इंग्लैंड का गृह युद्ध का प्रभाव पड़ा था। हॉब्स को वैज्ञानिक राजनीति का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उसने विज्ञान से बड़ा प्रभावित था। वैसे राजनीति विज्ञान का जनक आप जानते हैं अरस्तु को, और आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक मैकियावेली को कहा जाता है, और वैज्ञानिक राजनीति का जनक हॉब्स को कहा जाता है। इसके पश्चात हम थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन करेंगे। उन्होंने इसको सिस्टमेटिक तरीके से आप स्लाइड पर देख सकते हैं, सुविधा के लिए इसको इन पॉइंट्स में बांटकर अध्ययन करते हैं। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, अधिकार, सामाजिक समझौता, संप्रभुता और क्रांति का अधिकार। हॉब्स ने सबसे पहले विचार किया कि मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। चूंकि वो जिस वातावरण में रहा, ब्रिटेन में, फ्रांस में चला गया, फिर वापस आ गया, तो उससे उसके विचार बने। उसने गृह युद्ध की स्थिति थी, ब्रिटेन में युद्ध जैसी स्थिति थी, तो उन्होंने मानव को स्वार्थी, डरपोक, झगड़ालू, दुष्ट, विवेकहीन व आत्म केंद्रित प्राणी माना, जो अपना ही भला सोचता है। वो अपने सदैव हित साधन में लगा रहता है, और उसमें सबसे बड़ी होती है शक्ति वृद्धि की तीव्र इच्छा होती है। वो हमेशा शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ये उसका मनुष्य का स्वभाव है। सभी मनुष्यों को वो शारीरिक और मानसिक शक्तियों में समान ही मानता है। मानव संवेदनाओं, तृष्णाओं व भय का दास है, परंतु वो लेवियाथन का दास नहीं होता। मनुष्य में इच्छाएं होती है, शक्ति वृद्धि की बहुत इच्छाएं होती है, और ये इच्छाएं सिर्फ मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है। तो ये मनुष्य का स्वभाव स्वार्थी, डरपोक, झगड़ालू, नीच और असामाजिक। असामाजिक शब्द में ही ये चीजें शामिल है। असामाजिक यानी वो ग्रुप में रह नहीं सकता, इसको हम असामाजिक मानते हैं। दूसरी, प्राकृतिक अवस्था व अधिकार। प्राकृतिक अवस्था जब राज्य नहीं था, उस स्थिति को प्राकृतिक अवस्था कहा गया है। इसमें जैसा मनुष्य का स्वभाव है उसी के अनुसार प्राकृतिक अवस्था है। प्राकृतिक अवस्था बिल्कुल अराजकता की अवस्था है। इसमें सबका निरंतर युद्ध चलता रहता है। मानव स्वभाव में संघर्ष के 3 कारण हैं: प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, भय, फियर, और यश, ग्लोरी। प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन के कारण और लाभ के लिए सभी में कंपटीशन चलता रहता है। भय के कारण रक्षा के लिए, व यश, ग्लोरी के कारण प्रसिद्धि के लिए संघर्ष करते रहते हैं। उसमें शक्ति ही सत्य है, माइट इज राइट है का सिद्धांत लागू है। मनुष्य का जीवन दुखी, एकाकी मतलब अकेला, दीन मतलब गरीब, अपवित्र, पार्श्विक मतलब पशु के समान व क्षीण है। और ये जो प्राकृतिक अवस्था है पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक है, यानी ना तो सामाजिक है ना राजनीतिक है। समाज का विकास ही नहीं है, राजनीतिक व्यवस्था शुरू नहीं, परंतु समाज भी नहीं बना, क्योंकि मनुष्य असामाजिक माना है। तो ऐसी स्थिति उन्होंने प्राकृतिक अवस्था बताई है। इसमें जो शब्द लिखा है अधिकार, अधिकार उन्होंने माना कि सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है आत्मरक्षा का अधिकार। सभी व्यक्तियों को आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है।
और 19 प्राकृतिक नियम बताए उन्होंने कि प्रत्येक व्यक्ति शांति स्थापित करने का प्रयास करे, शांति स्थापना के लिए अधिकारों को त्याग करने के लिए प्रस्तुत करे और व्यक्ति को अपने समझौते का पालन करना चाहिए। ये उन्होंने कुछ प्राकृतिक नियम बताए। फिर देखते हैं सामाजिक समझौता। सामाजिक समझौते की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्राकृतिक अवस्था में कुछ कठिनाइयां थी, उसमें अशांति, असुरक्षा थी, और जो प्राकृतिक नियम तो थे उनको व्याख्या करने, लागू करने और उल्लंघन करने, वर्तमान शब्द देखें तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अभाव था। इसके कारण सामाजिक समझौता की आवश्यकता पड़ी। एक ऐसी शक्ति हो जो शांति बनाए रखे और प्राकृतिक नियमों का पालन करवाए। मनुष्य में शांति और सुरक्षा की इच्छा भी थी, इसलिए समझौते को वो तैयार हुए। उसको भय और प्राकृतिक कारणों से उसको प्रेरणा भी मिली। समझौते किस तरह से हुआ, इसकी जो स्वरूप है वो क्या है? प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से छुटकारा पाने के लिए एक समझौता किया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति शपथ लेता है। शपथ का स्वरूप भी दिया, प्रारूप भी दिया है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अधिकार देता हूं तथा उसकी सत्ता इस शर्त पर स्वीकार करता हूं कि तुम भी अपने सब अधिकार उसे दे डाल और उसके सभी कार्यों को स्वीकार कर। यानी मैं तो इस व्यक्ति को अधिकार देता हूं, तुम भी उसके अपने सारे अधिकार दे। यानी व्यक्ति आपस में इस तरह की शपथ लेते हैं। ऐसा करने पर सारा जन समुदाय एक हो जाता है। उसे वो राज्य, लैटिन में सिविटा, इंग्लिश में कॉमनवेल्थ कहता है। जिस व्यक्ति को अधिकार सौंपते उसको लेवियाथन कहा है। वह जनता में शांति स्थापित करने का प्रयास करेगा और पृथ्वी पर मानव देव की भांति है। इसमें जो शासक है वो समझौता या संविदा का पक्ष नहीं है, क्योंकि समझौता व्यक्ति एक दूसरे को कहता है मैं अपने अधिकार सौंपता हूं, तू भी अधिकार सौंपता रहे। समाज और राज्य में अंतर भी वो नहीं करता है इसमें से। और राज्य की जगह शब्द प्रयोग किया है कॉमनवेल्थ। अब देखते हैं संप्रभुता। संप्रभुता इसकी जो बनती है वो निरंकुश और कानूनी संप्रभुता है। निरंकुश व कानूनी संप्रभुता है, वो एकल है, अविभाज्य है, हस्तांतरणीय है, यानी संप्रभुता हस्तांतरित नहीं कर सकते। व्यक्ति के लिए सभी परिस्थितियों में उसका पालन करना आवश्यक है। और संप्रभु का कर्तव्य क्या है? आंतरिक और बाहरी शांति बनाए रखना, ये इसका कर्तव्य है। किसी भी प्रकार से वो समझौता, सामान्यतः इसके सभी बातों को मानना होता है। और हाउस ने कहा कि बिना तलवार के समझौता केवल शब्द मात्र है, तो उसको एब्सोल्यूट पूरी तरह से वो अधिकार सौंपता है। फिर हम देखते हैं इसमें क्या व्यक्ति क्रांति का अधिकार है। व्यक्ति को सामान्यतः क्रांति करने का अधिकार या इसके बाद का विरोध करने का अधिकार नहीं है, परंतु एक आधार पर वो क्रांति का अधिकार भी सौंपना चाहता है उसको, वो है आत्मरक्षा का अधिकार, सेल्फ डिफेंस के बेस पर। अगर संप्रभु जो है लेवियाथन अपने आप को मारने, घायल करने या ऐसी कोई औषधि सेवन करने से मना करता है जिसके बिना इसकी मृत्यु हो सकती है, तो बात का विरोध कर सकता है, क्रांति कर सकता है। वो जेल से भी भाग जाने की सलाह देता है अगर जेल में डाल दिया जाए तो। और विशेष ध्यान देने की बात है, वो व्यक्ति संप्रभु से अधिकार वापिस ले नहीं सकता, क्योंकि सामाजिक समझौता किया था उसमें उसने अधिकार सौंप दिए थे, वापस ले नहीं सकता। उसमें जो संप्रभु था लेवियाथन, तो उसके समझौते का पक्ष नहीं था। और अधिकार वापस नहीं ले सकता, इसका अर्थ हुआ कि जो पुनः प्राकृतिक अवस्था में अगर लौटना चाहे, उस अराजक स्थिति में व्यक्ति लौटना चाहे तो वो लौट नहीं सकता। ये सामाजिक समझौता अस्थायी है। तो ये इसके कुछ बातें थी। मनुष्य को स्वभाव से असामाजिक मानता है। प्राकृतिक अवस्था में मुख्य अधिकार आत्मरक्षा का अधिकार है। सामाजिक समझौता व्यक्ति के बीच हुआ और जिसके द्वारा लेवियाथन बना, वो लेवियाथन उसके समझौते का पक्ष नहीं है। संप्रभुता जो उसकी कानूनी संप्रभुता है और आत्मरक्षा के आधार पर वो क्रांति कर सकता है। ये होब्स का मानना है, ये होब्स का मत है।
अब इसके बाद विद्यार्थी हम देखेंगे सामाजिक समझौता में जॉन लॉक। जॉन लॉक, ये फोटो देख रहे हैं, और उनकी प्रसिद्ध बुक जिसके आधार पर जिसमें इन्होंने वर्णन किया टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट, जॉन लॉक, ये 1690 में लिखी थी। थोड़ा सा हम इसके जीवन परिचय देखते हैं। जॉन लॉक का जन्म था 1632 में ब्रिटेन में हुआ। जब वह 10 वर्ष का था, यानी 1642 में, तब ब्रिटेन में गृह युद्ध शुरू हुआ। उसमें लॉक जो था प्रजा पक्ष का समर्थक व राज्य पक्ष का विरोधी था, यानी प्रजा की तरफ से उसने क्रांति में भाग लिया था। उसमें प्रजा का पक्ष विजयी हुआ और ब्रिटेन में क्रॉमवेल की अध्यक्षता में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ये काफी महत्वपूर्ण घटना है वहां की। 1658 में क्रॉमवेल की मृत्यु हो गई थी और स्टुअर्ट वंश के जो निर्वासित उत्तराधिकारी था उसको चार्ल्स सेकंड 1660 में चार्ल्स सेकंड के नाम से गद्दी पर बैठाया, जिसका वर्णन पहले होब्स वाले में आया था। होब्स के इसमें भी ये जो चार्ल्स सेकंड है, इसको गणित की शिक्षा होब्स ने दी थी। इसकी समय कोई विवाद नहीं हुआ। इसका उत्तराधिकारी था जेम्स सेकंड। जेम्स सेकंड इसका उत्तराधिकारी था। उसका वो 1685 में ब्रिटेन का सम्राट बना। 1685 बना। इसका पार्लियामेंट के साथ पुनः संघर्ष हुआ। पार्लियामेंट ने हॉलैंड के राजकुमार जो था विलियम ऑफ ऑरेंज, विलियम थर्ड भी कहते इसको, विलियम को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, यानी अपने देश पर आक्रमण के लिए विलियम को आमंत्रित किया। इससे घबराकर जेम्स जो सेकंड था, इसने सामना नहीं किया और वो फ्रांस चला गया। विलियम को सम्राट व जेम्स सेकंड की जो पुत्री थी जो भाग गया था फ्रांस, उसकी पुत्री मैरी को सम्राट बनाया गया और उसके अधिकार सीमित किए गए। उसको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानते हैं। यह 1688 में हुआ। इसको ब्रिटेन के इतिहास में गौरवपूर्ण या ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है। लॉक चूंकि उस क्रांति में भाग लिया था, वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसमें, उस क्रांति का। उसने 2 साल बाद ये जो बुक देख रहे हैं टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट लिखी है। इसमें इसने क्रांति का समर्थन किया क्योंकि इसके विचारों पर गृह युद्ध का राजा का उसका प्रभाव पड़ा था। उन्होंने मानता कि वो क्रांति बिल्कुल सही थी। इसका निष्कर्ष रूप में कहा जाए तो निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वैधानिक राजतंत्र व पार्लियामेंट के अंतिम सत्ता स्वीकार करना सही था। यानी वो क्रांति सही थी। अगर राजा अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाता तो जनता को अधिकार है कि वो उसको राजा को बदल सकता है, क्रांति कर सकता है। ये उस टू ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट में लिखना चाहता है, ये वो कहना चाहता है। इसके पश्चात हम देखेंगे इसके मनुष्य का स्वभाव कैसा बताया है। मानव स्वभाव को उसने क्या कहा, मनुष्य सामाजिक प्राणी है। सामाजिक यानी ग्रुप में रहना चाहता है, वो ग्रुप में रहता है लगातार। वो उसको जैसे दीमक है, मधुमक्खियां इस ग्रुप में रहती है। अरस्तु ने भी मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना है जो स्वभाव से अकेला नहीं रह सकता। स्वभाव से अकेला रहता है तो या तो वो देवता है या पशु है। वह बुद्धिमान और विचारवान प्राणी है। बुद्धिमान भी है, विचारवान है। अपनी बुद्धि से भी एक नैतिक सत्ता स्वीकार कर लेता है। इसके अनुसार कार्य करना भी अपना कर्तव्य समझ लेता है। यानी बुद्धि से एक ऐसी सत्ता स्वीकार कर लेता है जिसके अनुसार वो लगातार कार्य करता रहता है। इसमें से उसके अंदर प्रेम, दया, सद्भावना, सहयोग की प्रकृति है। यानी वो सामाजिक है, समाज में रहता ही है। उसके बाद है प्राकृतिक अवस्था व अधिकार। यानी जैसा मनुष्य का स्वभाव है वैसी ही प्राकृतिक अवस्था होगी। जहां होब्स मानता है कि वो अराजकता, लड़ाई झगड़े की अवस्था थी, उसके विपरीत जॉन लॉक मानता है प्राकृतिक अवस्था थी शांति, संपन्नता, सहयोग, समानता और स्वतंत्रता की अवस्था। इसमें व्यक्तियों के 3 अधिकार थे, जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति। और इस अवस्था में एक नियम था
तुम दूसरों के प्रति वही व्यवहार करो जिसकी तुम दूसरों से अपने प्रति आशा करते हो। यानी दूसरे के पास वैसा व्यवहार करो जैसे खुद आप आशा करते हो। यानी सामान्यतः हम अच्छा व्यवहार की आशा करते हैं, तो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और इसकी जो प्राकृतिक अवस्था है वो सामाजिक है और पूर्व राजनीतिक, यानी समाज है वहां पर, राजा राज्य नहीं है तब भी समाज तो है। हॉब्स ने माना कि पूर्व सामाजिक पूर्व राजनीतिक, यहाँ समाज है, सोशल है, पर प्री पॉलिटिकल है, राज्य नहीं है इसमें। फिर तीन अधिकार भी है, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। इसकी व्याख्या बहुत बार हुई है और आगे के विचारक भी करते रहते हैं बाद में। इसमें क्या आवश्यकता थी कि सामाजिक समझौता करना पड़ा, क्या कारण थे? कुछ असुविधाएं थी, जैसे कोई स्पष्ट विधि नहीं थी जिसके कारण उचित अनुचित का निर्णय हो। बिल्कुल क्लियर कट कोई विधि नहीं थी, निर्णयों को लागू करने वाली संस्था नहीं थी, और सभी व्यक्तियों को न्याय व दंड देने का अधिकार देने वाली कोई संस्था नहीं थी। यानी आधुनिक अर्थ में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका नहीं थी। इसके कारण ये दिक्कत शुरू हुई। इसमें संपत्ति का श्रम सिद्धांत, यानी जिसने संपत्ति बनाई है उसी का, जैसे किसी ने फल तोड़ा तो वो उसी की हो गई थी इसमें से। तो ये उसकी प्राकृतिक अवस्था है। और सामाजिक समझौते की जरूरत भी पड़ती रही इसमें। सामाजिक समझौता इसमें देखें तो होब्स लॉक ने माना है कि सामाजिक समझौता हुआ, और सामाजिक समझौते के माध्यम से समाज, सिविल सोसाइटी व राज्य की स्थापना करते हैं। सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज शब्द का प्रयोग जो पहली बार किया वो जॉन लॉक ने किया। उसने स्पष्ट नहीं कहा, परंतु दो प्रकार के समझौतों का वर्णन करता है। पहला समझौता व्यक्ति व व्यक्ति के बीच होता है। इसमें प्राकृतिक अवस्था का अंत करके नागरिक समाज की स्थापना की जाती है। यह स्थायी है, इसको ध्यान रखें, स्थायी है, यानी वापिस प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति नहीं लौट सकता। इसमें अपने संबंध में व्यवस्था करने का अधिकार समाज को देते हैं, कानून निर्माण का अधिकार समाज को है। और दूसरा शासक और शासित, शासक और शासित या नागरिक समाज के बीच होता है। यानी शासक के साथ नागरिक समाज समझौता करता है। शासक को कानून बनाने, लागू करने और मनवाने, दंड देने का अधिकार दिया गया है। यह एक प्रकार से अस्थायी है, यानी चाहे तो दूसरे समझौते को, राजा को बदल सकता है, यह अस्थायी है। राज्य की जगह ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया गया है। ट्रस्ट यानी सीमित शक्तियों वाले। उसके कानून जो होंगे प्राकृतिक नियमों के अनुसार होंगे। लॉक ने कहा कि व्यक्ति अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए ही राजनीतिक समाज में प्रवेश करता है। यह उसकी विवेक की विजय का परिणाम है। विशेष ध्यान देने की बात है, यहाँ शासक जो है समझौते का पक्ष है, जो हॉब्स में नहीं था। यहाँ दूसरा जो समझौता हुआ वो शासक और शासित के बीच में हुआ है। इस समझौते से तीनों अंगों, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की स्थापना होती है। और ये जो सीमित या संवैधानिक शासन या वास्तविक रूप से संविधानवाद का जनक उसको कहा जा सकता है। इसमें अगर हम देखें संप्रभुता, तो संप्रभुता ये एक राजनीतिक संप्रभुता है। उसको सीमित शक्तियां दी गई है, व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति की रक्षा करेगा, इससे संबंधित कानून बनाएगा, संवैधानिक या संविधानवाद है, थोड़ी सी शक्तियां उसके, इसलिए वो राज्य की जगह ट्रस्ट शब्द का प्रयोग करता है। वो राजनीतिक संप्रभुता का जनक भी उसको कहा जा सकता है। क्रांति का अधिकार, क्रांति का अधिकार, लॉक ने क्रांति का अधिकार दिया है। शासन जो है शासितों की सहमति या सहमति से चलाया जाना चाहिए। अगर शासक व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा नहीं कर सकता तो जनता को क्रांति करने का अधिकार है और उसको बदल देने का अधिकार है, जैसा ब्रिटेन में गौरवपूर्ण क्रांति के समय हुआ था उसमें से। तो इसको व्यक्ति बदल सकता है। ये मनुष्य समझा, रिवाइज करें तो मनुष्य का समझ सामाजिक है, प्राकृतिक अवस्था न तो पूरी सामाजिक है और पूर्व राजनीतिक है। तीन अधिकार है, जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति। सामाजिक समझौता तो कुछ कठिनाइयां थी, इसलिए सामाजिक समझौता दो प्रकार के समझौते किए गए। संप्रभुता वो राजनीतिक संप्रभुता है,
और व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए जेफरसन ने उसको क्रांतियों का दार्शनिक भी कहा है, क्योंकि वो क्रांति करने का अधिकार काफी दे देता है। इसके बाद विद्यार्थी हम देखेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत रूसो का। जीन जैक्स रूसो और प्रसिद्ध ग्रंथ द सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। रूसो का परिचय देखा जाए, उनका जन्म स्विट्जरलैंड में जेनेवा में हुआ। चूंकि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है दुनिया में जहां डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो उस विचार का रूसो पर प्रभाव पड़ा। इसी के आधार पर सामान्य इच्छा का सिद्धांत है। वो पेरिस फ्रांस में बस गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। उसे फ्रेंच विचारक ही माना जाता है, हालांकि पिता उसके मूल रूप से पेरिस के निवासी थे। और उसमें उसको नियमित शिक्षा तो नहीं मिली। उन्हें 1749 में एक लेख लिखा, डिजॉन एकेडमी की कंपटीशन थी, उसमें लेख लिखा, विज्ञान व कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है या शुद्ध किया है। तो रूसो का निष्कर्ष था, विज्ञान और कला की प्रगति से नैतिकता भ्रष्ट हुई है। इसमें उसको सर्वश्रेष्ठ लेख का इनाम मिला। उसमें उनका मानना था कि सरल जीवन के लिए पुनः प्राकृतिक जीवन अपना लेना चाहिए। फिर उन्होंने डिस्कोर्सेज ऑन आर्ट एंड साइंस पर भी लिखा। उन्होंने 1700 में पुनः डिजोनर अकेडमी के लिए असमानता की उत्पत्ति व आधारशिला लेख लिखा। इसमें निजी संपत्ति की उन्होंने आलोचना की थी और माना कि भूभाग पर जिसने सबसे पहले अधिकार किया वह अन्य ने स्वीकार कर लिया, वह राज्य का संस्थापक है। 1762 में उन्होंने प्रसिद्ध ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा और दूसरा ईमेल लिखा इसमें से, जिसके आधार पर हम आगे का सामाजिक समझौता सिद्धांत रूसो। रूसो ने सर्वप्रथम मानव स्वभाव का वर्णन किया है। रूसो का मानना है कि मानव स्वभाव भावनाओं से संचालित है। ये दो हैं, आत्मरक्षा तथा सुख की भावना। इस आधार पर रूसो मानता है कि आदिम मनुष्य का स्वभाव पशु समान, निष्पाप व स्वाभाविक रूप से निर्दोष था, इनोसेंट था। वह नैतिकता रहित और सहज भाव से काम करने वाला बुद्धिहीन प्राणी, आदर्श बर्बर, नोबल सेवेज, उसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक अवस्था व अधिकार। प्राकृतिक अवस्था में आदिम मनुष्य अकेला और जंगली जीवन बिताता था। इच्छाएं सीमित थी, वह पूर्णतः स्वतंत्र, संतुष्ट व सुखी था। समानता का भाव था, पशुओं के समान निश्चित घर नहीं था और न ही चिंता। वह आदर्श बर्बर या जंगली था, नोबल सेवेज था। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी, वह शांति नष्ट करने का कार्य व्यक्तिगत संपत्ति ने किया। शक्तिशाली लोगों ने अधिक भूमि ली व गरीब अमीर का भेद पैदा हुआ। अमीरों ने लूट, चोरी, हत्या शुरू की व इस अवस्था से छुटकारा पाने के लिए समझौते के आधार पर राज्य की स्थापना की गई। ये जो प्राकृतिक अवस्था थी, इसके 3 भाग हैं वैसे। पहला जो चरण है वो स्वर्णयुगीन है, आदर्श व्यवस्था है, वो आदर्श थी क्योंकि उसमें समानता का भाव था। इसमें संपत्ति भी साझी है और स्वतंत्रता, समानता का अधिकार है। इसमें 2 अधिकार है, स्वतंत्रता, समानता। दूसरा चरण जब विज्ञान व कला की प्रगति हुई, फिर भी स्वतंत्रता और समानता है, परंतु तेरे और मेरे भाव का विचार शुरू हुआ। और तीसरा जो चरण है, इसमें निजी संपत्ति की शुरुआत हुई, जनसंख्या का वृद्धि हुई, इससे शांति नष्ट हो गई, वह अव्यवस्था शुरू हो गई। इससे छुटकारा पाने के लिए सामाजिक समझौता करना पड़ा। यह जो प्राकृतिक अवस्था थी, सामाजिक और पूर्व राजनीतिक, यानी समाज तो था परंतु राज्य नहीं था, राजनीतिक व्यवस्था नहीं थी, इसलिए सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी। रूसो का प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ पर वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। मैन इज बोर्न फ्री
बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज। इन बेड़ियों से मुक्त होना ही रूसों के राजनीतिक चिंतन की मूल समस्या है। सामाजिक समझौता होता है, सामान्य इच्छा होती है, इसके बाद व्यक्ति इन बंधनों से मुक्त होता है। सामाजिक समझौता प्राकृतिक अवस्था की अराजकता से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य एक स्थान पर एकत्रित हुए व अधिकारों का त्याग किया। यह समाज के लिए त्याग था। इससे समाज की एक सामान्य इच्छा का निर्माण होता है और सभी व्यक्ति इस सामान्य इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्य करते हैं। रूसो के शब्दों में जो कुछ मनुष्य समझौतों में खो देता है वह है प्राकृतिक स्वतंत्रता और पाता है वह है सामाजिक स्वतंत्रता। इस समझौते की एक महत्वपूर्ण विशेषता है सामान्य इच्छा। रूसो ने राज्य की जगह सामान्य इच्छा शब्द का ही प्रयोग किया है, जैसे होब्स ने कॉमनवेल्थ, लॉक ने ट्रस्ट, ऐसे ही राज्य की जगह सामान्य इच्छा जनरल विल का प्रयोग किया है। सामान्य इच्छा रूसो के चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। उसने यथार्थ इच्छा व आदर्श इच्छा में अंतर किया है। यथार्थ इच्छा एक्चुअल विल, यह मानव की इच्छा का वह भाग है जिसका लक्ष्य व्यक्तिगत स्वार्थ हो, और आदर्श इच्छा मानव की वह इच्छा जिसका लक्ष्य संपूर्ण समाज का कल्याण हो। इसमें मनुष्य संपूर्ण समाज को ध्यान में रखकर विचार करता है। व्यक्तिगत स्वार्थ पर सामाजिक हित की प्रधानता होती है। सामान्य इच्छा का निर्माण कैसे होता है? जब जनता के सामने कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विचार करता है। यदि ऐसा समाज सभ्य हो व नागरिकता की भावना हो तो व्यक्ति की स्वार्थी इच्छा एक दूसरे की इच्छाओं को समाप्त कर देती है, स्वार्थ इच्छाएं समाप्त हो जाती है और सभी की आदर्श इच्छाएं मिलकर सामान्य इच्छा का निर्माण करती है। यानी सामान्य इच्छा प्लस सामान्य इच्छा बराबर आदर्श इच्छा, जनरल विल। आदर्श इच्छा प्लस आदर्श इच्छा जनरल विल, सामान्य इच्छा बन जाती है। यह जो इच्छा है इसकी विशेषता, यह अखंडता है, यह टुकड़ों में नहीं बांट सकते, स्थायी है, परमानेंट है, उचित है, हमेशा सही होती है, अदेयता, दूसरे को दे नहीं सकते, लोक कल्याणकारी, सर्वोच्च व निरंकुश है। इसकी ये विशेषताएं हैं। परंतु ये बहुमत की इच्छा, सर्वसम्मति या लोकमत नहीं है। बहुमत की इच्छा नहीं, यानी बहुमत के लोग मिलकर भी चाहे कि कुछ, मान लीजिए कोई सड़क है उसको तोड़ देते हैं, बहुमत ऐसा चाहे, या सर्वसम्मति से तोड़ देते हैं, या लोकमत भी चाहे, तो भी अगर वो सड़क लोक कल्याणकारी है, जनता के हित के लिए, तो एक व्यक्ति की इच्छा भी लोक कल्याणकारी हो सकती है, वो सामान्य इच्छा हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो बहुमत की इच्छा हो, सर्वसम्मति हो या जनमत हो। ये उसकी सामान्य इच्छा की कुछ विशेषता। संप्रभुता, संप्रभुता जो लोकप्रिय है, लोकप्रिय या लोक संप्रभुता, पॉपुलर सॉवरेंटी, लोकप्रिय, इसका जनक रूसो को ही माना जाता है। लोकप्रिय यानी ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसा है, जनता के अंदर ये निहित होती है। लोकतंत्र में वैसे भी अंतिम रूप से जनता ही संप्रभु होती है। क्रांति का अधिकार, जब सामान्य इच्छा का निर्माण हो रहा है तो सभी व्यक्ति इसमें भाग लेते हैं, विचार विमर्श करते हैं, परंतु सामान्य इच्छा का निर्माण हो जाता है। रूसो मानता है कि जब सामान्य इच्छा का निर्माण हो गया तो अधिक से अधिक उसका पालन करना ही स्वतंत्रता है। जो मनुष्य, रूसो का कथन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, वो सामान्य इच्छा का जितना अधिक पालन करता है वो स्वतंत्र हो जाता है, और किसी भी परिस्थिति में कहीं भी किसी भी रूप में सामान्य इच्छा के विरोध का अधिकार नहीं है। क्रांति का अधिकार उसको बिल्कुल नहीं है। इसलिए रूसो को लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का ही विचारक माना जाता है। विद्यार्थियों, हम सामाजिक समझौता सिद्धांत की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। इसमें 3 विचारक आए हैं, होब्स, लॉक और रूसो। तीनों की तुलना के आधार है। मानव स्वभाव पहले देखें तो होब्स अगर एक शब्द में देखें तो वो असामाजिक है, यानी वह समाज में नहीं रहता। समाज में अगर वो नहीं रहता तो बहुत सारी बातें यहाँ से क्लियर हो जाती है कि वो लड़ाई झगड़ा करता है, स्वार्थी है, झगड़ालू है, विवेकहीन, आत्मकेंद्रित प्राणी है।
और सदैव अपने हित साधन में लगा रहता है। लोक ने माना कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, बुद्धिमान व विचारवान प्राणी है और बुद्धि से यह कि नैतिक सत्ता स्वीकार करता है, उसके अनुसार काम करता है। रूसों ने माना कि मनुष्य भावनाओं से संचालित है, भावनाएं हैं प्रेम, दया व सुख की भावना, इनसे ही वो संचालित रहता है। आत्मरक्षा, सुख की भावना, इसी से वो संचालित है, परंतु वो एक आदर्श बर्बर शब्द प्रयोग किया। आदि मनुष्य जो पशु के समान निष्पाप, स्वाभाविक रूप से निर्दोष था, नैतिकता रहित और सरल सहज भाव से काम करने वाला था। प्राकृतिक अवस्था अगर देखें तो होब्स ने माना है कि वो पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक थी, यानी समाज भी नहीं था वहां पर। राजनीतिक पूर्व राजनीतिक तो तीनों में ही है, होब्स, लॉक और रूसो में, परंतु होब्स में देखेंगे समाज ही नहीं था, वो असामाजिक था मनुष्य। लोक में समाज बन चुका था परंतु राज्य नहीं था, वो सामाजिक व्यवस्था थी और समाज होना ही अपने आप में एक बड़ी बात थी उसमें। और रूसो ने माना कि वो सामाजिक थी व्यवस्था परंतु पूर्व राजनीतिक थी। अधिकार देखें तो होब्स ने माना कि व्यक्ति को सबसे प्रमुख अधिकार था आत्मरक्षा का और 19 प्राकृतिक नियम भी थे। लोक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्राकृतिक अधिकार माना और रूसो ने स्वतंत्रता और समानता को प्राकृतिक अधिकार माना है। समझौते का स्वरूप, होब्स ने माना कि मनुष्य को प्राकृतिक अवस्था में कठिनाइयां थी तो सभी लोग एक इकट्ठे हुए और अपने अधिकारों का त्याग किया। ये व्यक्तियों ने मिलकर ही किया। ऐसा करने पर सारा समुदाय एक होता है, उसको कॉमनवेल्थ या लैटिन में सिविटा कहा गया और जिसको अधिकार सौंपते हैं वो लेवियाथन है। और लोक ने माना कि जो समझौते हुए वो दो हुए हैं। होब्स में एक ही समझौता है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, परंतु लोक में माना कि दो समझौते हुए, एक में जनता और जनता के बीच वैसे सिविल सोसाइटी बनी, नागरिक समाज बना, यानी शासित वर्ग बना, और दूसरा शासित और राजा, जनता और राजा के बीच समझौता किया गया। दो समझौते मानते हैं। इससे जो राज्य की जगह ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, यानी थोड़े से ही उसको अधिकार दिए गए हैं। रूसो ने माना कि सामान्य इच्छा जो होती है, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी जैसी होती है, उससे राज्य संचालित होता है, उसमें कोई एक व्यक्ति राजा नहीं है, सारी जनता मिलकर ही शासन चलाती है। जैसा स्विट्जरलैंड का उस पर प्रभाव था, वहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी किसी एक व्यक्ति को राजा नहीं बनाया जाएगा, सभी लोगों की सहमति से ये शासन चलाया जाता है। सामान्य इच्छा का जो निर्माण होता है उसी से शासन चलता है। संप्रभुता देखें तो होब्स की संप्रभुता कानूनी है, कानूनी संप्रभुता है। लोक की राजनीतिक संप्रभुता है और रूसो की संप्रभुता लोकप्रिय संप्रभुता है। क्रांति का अधिकार, होब्स कहता है कि क्रांति का अधिकार सामान्यतः नहीं है परंतु आत्मरक्षा के आधार पर अधिकार है। लोक ने माना कि अगर शासक जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा नहीं कर पाता तो व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार है। और रूसो ने माना कि किसी भी परिस्थिति में सामान्य इच्छा के विरोध करने का अधिकार उसको नहीं है, वो कभी भी सामान्य इच्छा का विरोध नहीं कर सकता। इसलिए रूसो को लोकतंत्र और तानाशाही दोनों का ही विचारक माना जाता है, नहीं है। अब हम सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना भी कर सकते हैं, तीनों की, होब्स, लॉक और रूसो की। मानव स्वभाव संबंधी धारणा, जो मनुष्य का स्वभाव है, जैसे होब्स मानता है असामाजिक है, लॉक मानता है कि सामाजिक है, होब्स रूसो भी सामाजिक मानता है, जिसमें विशेष रूप से होब्स माना है कि मनुष्य बिल्कुल असामाजिक था और समझौता करते ही अचानक वो सामाजिक हो गया। तो ये बात तर्क के अनुसार सही नहीं होती। ग्रीन ने भी कहा है कि यह ऐतिहासिक दृष्टि से कोरी कल्पना है। प्राकृतिक अवस्था भी एक काल्पनिक है, कोई ऐतिहासिक सत्य नहीं है कि ऐसी अवस्था रही होगी, कोई इतिहास नहीं है या रिटर्न इतिहास नहीं कि राज्य नहीं था तो इस तरह की प्राकृतिक अवस्था थी, जैसा होब्स, लॉक और रूसो बताते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वो बिना राज्य के कभी नहीं रहा होगा, वो अकेला नहीं रहा होगा या असामाजिक स्थिति में नहीं रहा होगा, समाज हमेशा से ही रहा है। अधिकारों को मान्यता देना गलत है, यानी जो आलोचक हुआ कहते हैं कि जब राज्य होता है
उसी में अधिकार होते हैं, उसके बिना अधिकार नहीं हो सकते। जैसे होब्स ने आत्मरक्षा का, लॉक ने 3 जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार दिया, और रूसो ने 2 अधिकार दिए, स्वतंत्रता, समानता। तो बिना राज्य के अधिकार नहीं हो सकते। निरंतर क्रांति की आशंका, जैसे होब्स ने आत्मरक्षा के आधार पर क्रांति का समर्थन किया, वैसे ही लॉक ने कहा कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा नहीं तो क्रांति कर सकता है। इसमें निरंतर क्रांति की आशंका लगातार बनी रहती है। सामाजिक समझौता काल्पनिक भी है, यानी एक कल्पना की गई है कि ऐसा रहा होगा, फिर समझौता कर लिया। ऐसा कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट या लिखित दस्तावेज नहीं मिलता है कि इस तरह को किसी समय में समझौता हुआ होगा। और राज्य का जो विकासवादी सिद्धांत है वो मानता है कि समझौता किसी एक विशेष समय पर नहीं हुआ, वो लगातार विकास का परिणाम है और उसमें बहुत सारे तत्वों ने योगदान दिया है। कानून के विरुद्ध भी है, और कानून के अनुसार अगर किसी समय समझौता हुआ है तो वर्तमान लोगों पर लागू नहीं है। जिन्होंने समझौता किया था उन्हीं के ऊपर ये लागू हो सकता है, औरों के ऊपर। विद्यार्थियों, आप रेफरेंसेस के लिए, संदर्भ के लिए और आगे अध्ययन करने के लिए जो स्लाइड पर बुक्स हैं उनको देख सकते हैं आप। सेबाइन की बुक है, जॉर्ज सेबाइन एंड थॉमस एल थॉर्सन की ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पी.डी. शर्मा की पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, डॉक्टर पुखराज जैन की पाश्चात्य राजनीतिक विचारों का इतिहास, और ओ.पी. गाबा की पाश्चात्य राजनीति विचारक। राजनीति शब्द प्रयोग किया। मेरा जो यूट्यूब चैनल है डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी नाम से, नीचे लिंक दिया है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं और कुछ अपडेट्स वगैरह भी देख सकते हैं। और अगर आप क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का। इसको कई बार देखें विद्यार्थियों, कई बार देखेंगे तो इसको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं सभी का पुनः धन्यवाद करता हूँ। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, हनुमानगढ़।